एनर्जी ज्यादा होगी वो नॉन मैटर होगा। मीन क्या कह सकते हैं कि एलिमेंट हैविंग लो आयोनाइजेशन एनर्जी और मैटर्स, elements having low ionization energy are metals. Here elements having high ionization energy are non-metals. Elements having intermediate mean in between values are mostly metallites. मीन आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हम एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इनटू मैटर्स, नॉन मैटर्स एंड मेटालाइट। और मैंने कहा कि कम आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स मेटल्स होंगे, ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होंगे, और इन बिटवीन मीन इंटरमीडिएट वैल्यूज वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो मोस्टली मेटालाइट्स होंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प्स अस। क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प्स अस टू डिसाइड द मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मैटर्स, नॉन मैटर्स एंड मेटालाइट्स can be distinguished from each other on the basis of their ionization energies। इसके आंसर में आपने क्या कहना है कि elements with low ionization energy are metals, elements with high ionization energies are non-metals, while elements with intermediate ionization energies are mostly metallites। तो इस तरह हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल है, नॉन मेटल है या मेटालाइट है। अब आयोनाइजेशन एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको बताया था कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एक से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं। अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, सो उसकी कितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं, ओनली वन। और कोई भी एलिमेंट जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी दो आयोनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं, और ऐसा एलिमेंट जिसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी 3 आयोनाइजेशन एनर्जीज हो सकती हैं। तो इस बेस पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, इनको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जरा आप स्क्रीन पे आप फोकस करें। अगर हम कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम लें, उसमें से इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे, जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन। लेकिन वो कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा, मोनो पॉजिटिव आयन, जिसमें चार्ज +1 होगा। जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मोनो पॉजिटिव आयन बनाते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हम मोनो पॉजिटिव आयन लें, उसमें से मजीद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो क्या बन जाएगा, डाई पॉजिटिव आयन। अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ये एनर्जी कहलाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि अगर हम डाई पॉजिटिव आयन लें, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मजीद रिमूव करें तो क्या बन जाएगा, ट्राई पॉजिटिव आयन। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको कहेंगे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी तरह अगर हम ट्राई पॉजिटिव आयन लें, उसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो टेट्रा पॉजिटिव आयन बन जाएगा। और इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहा जाता है फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की स्टेटमेंट क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy which is required to remove an electron from isolated gaseous atom to form monopositive ion is called first ionization energy। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, the amount of energy
required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom to form monopositive ion is called first ionization energy. अब second ionization energy से क्या मुराद है? The amount of energy required to remove an electron from monopositive ion to form dipositive ion is called second ionization energy. अब इसी तरह third ionization energy के बारे में क्या कह सकते हैं? The amount of energy required to remove an electron from dipositive ion to form tripositive ion is called third ionization energy. और fourth ionization energy क्या होगी? The amount of energy required to remove an electron from tripositive ion to form tetrapositive ion is called fourth ionization energy. First ionization energy की वैल्यू कम होती है सेकंड से, या ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होती है, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से ज्यादा होती है, और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू थर्ड से भी ज्यादा होती है. जब हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करते जाएंगे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होते जाते हैं, और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले वाले इलेक्ट्रॉन से मुश्किल होता जाता है. मीन किसी भी एटम या आयन से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएंगे. मीन हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू हमेशा उनकी लोअर आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यू से ज्यादा होती है. अब नेक्स्ट है कि आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी कैसे डिसाइड कर सकते हैं. हमें आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे पता चलता है कि कोई भी एलिमेंट मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, टेट्रावैलेंट है. मीन हाउ आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स. अब मैंने आपको कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं. फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, और फोर्थ भी हो सकती है. ऐसा एलिमेंट जिसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा होगा, उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी. मीन जिन दो आयोनाइजेशन एनर्जीज में एनर्जी गैप ज्यादा होगा, उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है वो बेसिकली उसकी वैलेंसी बनती है. फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज में अगर गैप ज्यादा है, इट मीन उस एलिमेंट की वैलेंसी 1 होगी, और अगर सेकंड और थर्ड में गैप ज्यादा है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी. और ऐसा एलिमेंट जिसकी थर्ड और फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है, गैप ज्यादा है, तो उसकी वैलेंसी 3 होगी. मीन इसको हम कैसे कह सकते हैं? If there is a big difference between first ionization energy and second ionization energy, then the valency of that element or then the valency of that atom will be 1. यानी पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि if there is a big difference between first ionization energy and second ionization energy, then the valency of that element will be 1. इसी तरह if there is a big difference between second ionization energy and third ionization energy, then the valency of that atom will be 2. Similarly, if the difference between third and fourth ionization energies is large, या ऐसे भी हम कह सकते हैं if there is a big difference between third ionization energy and fourth ionization energy, then the valency of that atom will be 3. इसी तरह if there is a big difference between fourth ionization energy and fifth ionization energy, then the valency of that atom will be 4.
मीन जिन दो आयोनाइजेशन एनर्जीज में गैप ज्यादा होगा उनमें से जो स्मॉलर वैल्यू है वो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर फर्स्ट है तो वैलेंसी 1 होगी, अगर सेकंड है तो वैलेंसी 2 होगी, अगर थर्ड है तो वैलेंसी 3 होगी और अगर फोर्थ है तो वैलेंसी 4 होगी। इस तरह हम आयोनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मोनोवैलेंट है, डाईवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, अप टू सो ऑन। अब एबनॉर्मैलिटीज की बात करते हैं। अगर आपको याद हो कल मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जीज की वेरिएशन में एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। वो कौन कौन से ग्रुप्स मैंने आपको बताए थे? अगर आपको याद हो मैंने कहा था एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स थर्ड ए एंड सिक्स्थ ए शो abnormal behavior in the variation of ionization energy along the period in periodic table। इसके बारे में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज क्या बन सकता है? elements of the which of the following groups show abnormal behavior in the variation of ionization energy along periods in modern periodic table। तो आपने एमसीक्यूज में लेट्स सपोज एक ऑप्शन में लिखा है ग्रुप थर्ड ए और ऑप्शन ए में ग्रुप थर्ड ए है, ऑप्शन बी में ग्रुप सिक्स ए है और सी में कोई भी ऑप्शन है और डी में बोथ ए एंड बी। इट मीन आपने क्या टिक करना होगा? बोथ ए एंड बी। क्योंकि ग्रुप थर्ड और सिक्स्थ ए इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं और समटाइम्स इन दोनों ग्रुप्स को एक ही एमसीक्यू में ए बी सी डी किसी एक में दोनों को रख दिया जाता है तो आपने उसी एक को फिर टिक करना है। तो इसके बारे में एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्यों ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में उस तरह से शामिल नहीं है। लेकिन होता क्या है, क्यों ऐसा है? वैसे जनरल थोड़ा सा सुन लें, इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। आपने सिर्फ इतनी हद तक याद रखना है कि कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। सिर्फ इन ग्रुप्स के हद तक आपने याद रखना है, थर्ड ए एंड सिक्स्थ ए। बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी डिटेल है क्या, थोड़ी सी शार्ट में आपको बता देता हूं। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा था ग्रुप नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर थर्ड ए है मीन कोई भी एलिमेंट अगर थर्ड ए ग्रुप में मौजूद है, इट मीन उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 3। और कोई भी एलिमेंट अगर सिक्स्थ ए ग्रुप में मौजूद है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। जरा पहले थर्ड ए की बात करते हैं, ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों शो करता है? थर्ड ए ग्रुप में हम ले लेते हैं बोरान, या एलिमेंट को आप रहने दें, उसमें थोड़े आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई भी एक एलिमेंट है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अब वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उन 3 में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सब शेल में फिल होंगे या किस ऑर्बिटल में फिल होंगे? एस में। ऑब्वियसली एस की एनर्जी कम है तो एस में पहले फिलिंग होगी और एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो बाकी कितने बच जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अब वो एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा? पी में। मीन जो थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल में एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है और पी ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी पी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। हमने ये पढ़ा है कि ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो वो क्या है? स्टेबल होता है। और अगर कोई सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है उससे भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। अब जरा सेकंड ए एलिमेंट की बात करते हैं। सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिटल में फिल होंगे? एस में। यानी सेकंड ए और थर्ड ए को हमने जरा कंपेयर करना है, क्योंकि थर्ड ए एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। असूलन थर्ड ए की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन थर्ड की सेकंड से कम है, तो थर्ड के एबनॉर्मल बिहेवियर सेकंड से हमने कंपेयर करना है। सो सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस सब शेल एस
कंप्लीटली फिल्ड है। और थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस सबशेल पी जो है ना तो कंप्लीटली फिल्ड है ना ही हाफ फिल्ड है। अब जो पी है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बताएं कि सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस सबशेल एस जो कंप्लीटली फिल्ड है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, या थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स जिनके वैलेंस सबशेल पी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। एक तो पी की एनर्जी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस से दूर होगा, और दूसरा पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। और एस अगर सेकंड ए की बात करें तो एस कंप्लीटली फिल्ड है और न्यूक्लियस के क्लोज भी है। इट मीन थर्ड ए में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या सेकंड ए में से? इट मीन थर्ड ए में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू सेकंड ए। इसी तरह सिक्स्थ ए की बात करें तो सिक्स्थ को हमने फिफ्थ के साथ कंपेयर करना है। जो फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल, सिर्फ ग्रुप नंबर की हद तक आपने याद रखना है। सिक्स्थ ए ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में? 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एस में और रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन किस में फिल होंगे? पी ऑर्बिटल्स में। अब इसी तरह फिफ्थ लें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5। 2 किस में जाएंगे? एस में, और 3 किस में जाएंगे? पी में। अब ये बताएं फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस सब शेल पी हाफ फिल्ड है, जबकि सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस सब शेल पी जो है ना तो कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है। तो आपके हिसाब से क्या फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स ज्यादा स्टेबल हुए या सिक्स्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स ज्यादा स्टेबल हुए? मैंने कहा था कि अगर कोई भी सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो वो एलिमेंट्स क्या होंगे? स्टेबल होंगे। कंप्लीटली फिल्ड है तो स्टेबल, हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल। अब सिक्स्थ ए का वैलेंस सब शेल पी ना तो कंप्लीटली फिल्ड है और ना ही हाफ फिल्ड है। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन बताए? 4। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पी क्या हो जाता है? हाफ फिल्ड। जबकि फिफ्थ की बात करें तो वो पहले से क्या है? फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस सब शेल पी, उनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पहले से हाफ फिल्ड है, वो स्टेबल है। जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो अनस्टेबल हो जाता है। मीन फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सिक्स से निकालना आसान है। इसी तरह सेकंड से निकालना थर्ड के मुकाबले में मुश्किल है। तो थर्ड ए का एब्नॉर्मल बिहेवियर किस वजह से है? कि क्योंकि सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स का वैलेंस सब शेल एस कंप्लीटली फिल्ड होता है। इसी तरह सिक्स्थ ए ग्रुप क्यों एब्नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं? क्योंकि फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस सब शेल पी हाफ फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये एब्नॉर्मल बिहेवियर है। तो इस डिटेल में अभी आप ना चाहें क्योंकि ये आपके सिलेबस में उस तरह से है भी नहीं है, इसलिए मैंने स्क्रीन पे इसको ऐड नहीं किया। तो सिर्फ आप ग्रुप नंबर की हद तक याद रख लें। ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात थी। अब जरा बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे का अपोजिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मैंने कहा था कि जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो वो जो पॉजिटिव आयन जब बनेगा उस प्रोसेस के दौरान हमें कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी वो एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका अपोजिट है कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन बनाए तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। मैंने कोई मसला ना हो।
सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे का अपोजिट है। मैंने कहा कि आयोनाइजेशन एनर्जी है कि वो एनर्जी जिसको सप्लाई करके हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि इसका अपोजिट है, तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो नेगेटिव आयन बनता है, इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जरा इस डायग्राम पे आप फोकस करें। ये हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, और जब हम किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो क्या बनता है? नेगेटिव आयन। हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बना? नेगेटिव आयन। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। इन जनरल अगर बात करें तो यहाँ पे एक्चुअली एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन चूंकि हायर वैल्यूज में एब्जॉर्ब भी होती है, इसलिए एक जनरल टर्म यूज की जाती है, एनर्जी या तो रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी। मीन जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके नेगेटिव आयन बनाते हैं, वहां पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहें या ऐड करना चाहें, उसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई थी कि उस सब्सटेंस का गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है, और दूसरी रिक्वायरमेंट बताई थी आइसोलेटेड होना जरूरी है। इट मीन ये रिक्वायरमेंट्स दोनों की सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी की भी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी। मीन एक तो गैसियस फॉर्म होनी चाहिए और दूसरा आइसोलेटेड फॉर्म होनी चाहिए। तो अब इसके हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टेटमेंट क्या बना सकते हैं? क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ energy released or absorbed when an electron is added in outermost shell of an isolated gaseous atom to form negative ion is called electron affinity. दोबारा जरा सुन लें। The amount of energy released or absorbed when an electron is added in outermost shell of an isolated gaseous atom to form negative ion is called electron affinity. तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की स्टेटमेंट बन जाती है। मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में किस चीज का नाम है? कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं और कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि एलिमेंट्स तीन तरह के हैं, मैटर्स, नॉन मैटर्स और मेटालाइट्स। अब ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मैटर्स हैं, जो गेन करते हैं वो नॉन मैटर्स हैं, और इन बिटवीन प्रॉपर्टीज वाले मेटालाइट्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी असल में किस चीज की मेजर का नाम है, किस प्रॉपर्टी की मेजरमेंट का नाम है? किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की जो एबिलिटी है वो असल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। कोई भी एटम जितना इजीली इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट तो कर रहा है लेकिन दूसरे एटम के मुकाबले में उसकी ये एबिलिटी कम है, इट मीन कम एनर्जी रिलीज होगी। और जो दूसरा एटम जिसके इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की एबिलिटी ज्यादा है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। मीन इन एक्चुअल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या? Electron affinity is the quantitative measurement of the tendency of an atom, of an element, to accommodate electron in its outermost shell. Electron affinity is basically the measure of the tendency of an atom, of an element,
to accommodate electron in its outermost shell. So इस टेंडेंसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे, जितनी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, जितनी ये टेंडेंसी कम होगी इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल्स। ये एक फ्लोरीन है, ये हमारे पास एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं। जब हम इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो नेगेटिव आयन बनेगा। तो इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। और कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 337 किलो जूल पर मोल। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। EA एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन? -337 किलो जूल पर मोल। ये जो नेगेटिव साइन है, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। जब एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव है, एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। नेगेटिव साइन मीन ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, और पॉजिटिव साइन मीन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव है, इट मीन ये एनर्जी इस प्रोसेस के दौरान क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज भी डिफरेंट होती हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जीज के बारे में बताया। जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मोनो नेगेटिव आयन बनेगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी तरह अगर हम मोनो नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करें तो उससे क्या बनेगा, डाई नेगेटिव आयन। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। इसी तरह अगर हम डाई नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करके ट्राई नेगेटिव आयन बनाएं तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और अगर हम ट्राई नेगेटिव आयन में एक इलेक्ट्रॉन मजीद ऐड करके टेट्रा नेगेटिव आयन बनाएं तो जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो कहलाएगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टेटमेंट्स क्या बन सकती हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when an electron is added in an isolated gaseous atom to form mononegative ion is called first electron affinity. Second electron affinity क्या होगी, the amount of energy released or absorbed when an electron is added in mononegative ion to form dinegative ion is called second electron affinity. और third electron affinity क्या होगी, the amount of energy released or absorbed when an electron is added in dinegative ion to form trinegative ion is called third electron affinity. तो fourth electron affinity क्या होगी, the amount of energy released or absorbed when an electron is added in a trinegative ion to form tetranegative ion is called fourth electron affinity. It's called fourth electron affinity. तो ये हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यूज हैं। एक क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ये क्वेश्चन क्या है, यूजुअली ये ऑब्जर्व किया गया है कि मोस्टली एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है। यानी अक्सर जो एलिमेंट्स हैं उनकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव साइन के साथ होती है और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव साइन के साथ। क्या वजह है कि एलिमेंट्स की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Why first electron affinity of elements is usually negative while second electron affinity is positive?
अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो मैंने अभी आपको बताया क्या होती है, वो एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, नॉर्मली ये रिलीज होती है, मीन इसी वजह से नेगेटिव होती है कि जब हम किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बनाते हैं, मोनोनेगेटिव आयन। जरा इसी बात पे हम जरा कंसंट्रेट करते हैं। फर्स्ट मैंने कहा नेगेटिव होगी और सेकंड पॉजिटिव होगी। जरा इन्हीं दो इक्वेशंस पे आप कंसंट्रेट करें। फर्स्ट नेगेटिव क्यों है? अब देखें, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो किस में ऐड होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मीन न्यूट्रल है, इसमें कोई नेट चार्ज नहीं है। और जब हम इस आइसोलेटेड गैसियस एटम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, मीन रिएक्शन या ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, इस वजह से जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसको किस साइन के साथ लिखा जाता है, नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाता है। लेकिन जब हम कोई मोनोनेगेटिव आयन लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, अब मोनोनेगेटिव आयन पे चार्ज क्या होगा, मोनोनेगेटिव आयन नेगेटिव आयन है, सो मोनोनेगेटिव आयन का चार्ज नेगेटिव होगा। और इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है। मोनोनेगेटिव आयन भी नेगेटिव है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं वो भी नेगेटिव है। जब दो सिमिलर चार्ज सब्सटेंस एक दूसरे के करीब आती हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। मीन जब हम इस मोनोनेगेटिव आयन के करीब इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव आयन ने रिपेल करना है। जब तक वो रिपल्शन हम खत्म नहीं करेंगे हम उस इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकते। इट मीन इस मोनोनेगेटिव आयन में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। क्यों एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी, ताकि इस नेगेटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो रिपल्शन डेवलप हो रही है उसको खत्म कर सकें। तो जब एनर्जी सप्लाई करेंगे, रिपल्शन खत्म होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, डाई नेगेटिव आयन। मीन इस प्रोसेस के दौरान, इस इलेक्ट्रॉन की एडिशन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, सप्लाई करना पड़ी है। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इसको पॉजिटिव साइन से लिखा जाता है। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कंप्लीट आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं इसे कि व्हेन एन